स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के हायर सेकेंडरी यानी 10+2 लेवल के 14 मार्च का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सभी 25 प्रश्न करने वाले हैं। और ये जो CGL आपका एग्ज़ाम चल रहा है और CHSL जो अपकमिंग है, उसके साथ साथ MTS और CPO के जो एग्ज़ाम होने हैं, सबके लिए समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा। और ये वाली जो शिफ्ट है ना, ये टफेस्ट शिफ्ट है अभी तक की। ठीक है, इससे टफ पेपर आपका नहीं आएगा। इसमें कैलकुलेशन भी भरी पड़ी है। ठीक है, ये पेपर आपका कैलकुलेटिव मिलेगा, आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेगा और सारे टाइप के यानी कि मेंसुरेशन से लेके सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, चूँकि इसमें पोस्ट लिमिटेड होती हैं तो पेपर बहुत अच्छा देते हैं ये, और एक ही टीयर का एग्ज़ाम होता है। तो ये आप ऐसा ना समझना कि हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम है तो क्या ही क्वेश्चन होंगे। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें। बाकी बहुत सारी वीडियोज और प्लेलिस्ट आपको सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ये आपका हायर सेकेंडरी लेवल, CGL CHSL CGL में सारी प्लेलिस्ट, स्टार बैच की क्लासेस सारी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि क्विजेज PDF वगैरह उधर ही आपको मिलता है, तो ज़रूर जुड़े। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना और पहले प्रश्न पे आते हैं। देखो, प्रश्न को हम शानदार तरीके से करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया त्रिभुज ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप सीधे सीधे ट्रायंगल बना लिया करो। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कहा गया E कोई बिंदु है AC पे। तो AC नीचे मान लो, कहीं भी मान सकते हो, लेकिन मैं नीचे मान रहा हूँ। ये ABC आपका कोई ट्रायंगल हो गया। E इस पे कोई बिंदु है, दिस वन इज E। ठीक है, आपसे कहा गया इस प्रकार से है कि AE बराबर ED और जो D है वो BC का मध्य बिंदु है, यानी D मान लो यहाँ पे है। तो जो ये आपका AE है वो AD के बराबर है। AD को मिला दो, यानी जो AE है ये वाला वो AD के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज़, चूंकि डी मध्य बिंदु है तो आपको पता है ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। हालांकि अगर आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कोण अपने आप 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। अब आपसे कहा गया कि आपको कौन सा कोण पूछा गया, EDC की वैल्यू बतानी, ये वाले कोण की वैल्यू बतानी। आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये कोण अगर 90 का हो गया तो ये वाला अपने आप 60 का इक्विलेटरल ट्रायंगल होने, ये 90 ये 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30। अब ये 30 हो गया, पूरा ये 60 था तो ये वाला पार्ट कितना बचा 30। अब आप एक चीज़ और देखो, आपने कहा कि ट्रायंगल AED को देखो, AD बराबर है AE, तो AD बराबर अगर AE के है तो इनके सामने के किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। यानी AD की अपोजिट एंगल ये वाला और AE के अपोजिट एंगल ये वाला दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों को थीटा माने तो आप कहेंगे ट्रायंगल AED में थीटा प्लस 30 यानी 2 थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे 2 थीटा 150 यानी थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री हो जाएगा। अब ये वाला कोण आपको मिल गया 75। अब अगर ये 90 है, इतना हिस्सा, ये 75 है, तो ये वाला कितना बचेगा 180 माइनस 90 प्लस 75 यानी 180 माइनस 165 यानी कि आपका 15 डिग्री हो जाएगा। या आप इस 90 को ना भी लो तो आपको पता है कि इतना 90 हो गया, ये पूरा 90 होगा, अगर इतना 75 है तो इतना अपने आप 15 हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कहा गया 36,000 रुपये को हम क्या करते हैं, उधार देते हैं। कुछ हिस्से को 9% पे, कुछ हिस्से को 7% पे उधार देते हैं। कहा गया जो ईयरली एवरेज है वो 8.5% का आता है, तो 9% पे कितना। यानी आपने कहा 9% पे उधार दिया गया, थोड़ा धन और थोड़ा 7% पे, और रिजल्टेंट हमारा मिल रहा है 8.5%। तो लगा दो मिक्सचर एलिगेशन। 9 में से 8.5 घटेगा 0.5 और 8.5 में से 7 घटेगा 1.5, यानी इनका जो रेशियो होगा 9% पे इन्वेस्ट किए गए और 7% पे, उसका 1.5 अनुपात 0.5, 2 से गुणा कर दो तो 3:2 हो जाएगा। यानी आपने कहा, आपसे पूछा कौन सा हिस्सा गया था, आपसे पूछा हिस्सा गया था 9% वाला, यानी 3 पूछा गया। आपको पता है अगर पूरा 5 हो तो 3 की वैल्यू पूरा 5, देखो पूरा रेशियो 5, 5 रेशियो बराबर 36,000 यानी 1 रेशियो बराबर 7200, तो 3 रेशियो कितना हो, सॉरी हमने सही किया है, देखो 2 से गुणा किया 3, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 3:1, सॉरी यहाँ पे 3:1 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया यानी 4 रेशियो बराबर 36,000 यानी 1 रेशियो बराबर 9,000। अब 1 रेशियो 9 तो आपसे 9% पे यानी ये 3 रेशियो पूछा गया, यानी 27,000 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। हर एग्जाम से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं ओवर परफॉर्म करने वाले,
जो मैं रहा हूँ हमेशा, मैं जितना पढ़ा हूँ उससे ज़्यादा परफॉर्म करके आया हूँ, और एक होता है अंडर परफॉर्म करने वाले, जो कुछ लोग होते हैं जो नर्व पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप किस श्रेणी में हैं? अभी एक चीज़ मान लेना, अंडर परफॉर्म करके कभी आप अच्छी पोस्ट नहीं ले जा सकते, कितनी भी मेहनत कर ले। ओवर परफॉर्म करके ओवर कॉन्फिडेंस में आपसे एक आध प्रश्न गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से, आप लोग बहुत फिलॉसफी जानते हैं, पर मेरे हिसाब से समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस इज़ फार बेटर देन एन एग्जाइटी, यानी कि जो आपकी नर्व्स पे कंट्रोल आपका ख़त्म हो जाता है, उससे बेटर है ओवर कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट रहें, पढ़ते रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको रहेगा तो आप एग्जाम में जाके नर्व्स पे कंट्रोल पा पाएंगे। ठीक है, कहा गया कि सुरभि की जो सेविंग है वो 16% है उसके खर्चे की। कुछ इनकम होगी, कुछ एक्सपेंडिचर होगा और कुछ सेविंग होगी सुरभि बहन की। ठीक है, कहा गया कि जो सुरभि हैं उनकी जो सेविंग है वो 16% है एक्सपेंडिचर की। मान लो एक्सपेंडिचर 100 रुपये था तो इनकी सेविंग 16 रुपये थी, यानी इनकी कुल कमाई कितनी थी? 116। अब कहा गया इसकी इनकम 35% से बढ़ जाती है, जो एक्सपेंडिचर है वो 38% से बढ़ जाता है, तो सेविंग कितना परसेंट बढ़ेगी? देखो, 116 से 35% बढ़ने का मतलब कि 116 का 135/100 यानी 116 का 27/20 हिस्सा हो जाएगा। आपसे कहा गया एक्सपेंडिचर जो है वो 38% बढ़ जाता है, यानी एक्सपेंडिचर अब 138 हो गया। अब आप निकाल लो सेविंग कितनी होगी। तो 116 का 27/20, 20 से काटोगे 20 पंचे 100, 5.8, 27 का 6 गुना होता है 162, 162 में से 5.4 घटा देंगे यानी 156.6 हो जाएगा। 156.6 उसकी टोटल कमाई हो रही है, 138 खर्चा हो जा रहा है, यानी बच रहा है 18.6 रुपये। अब 16 से अगर 18.6 कोई बढ़ के हो जाता है तो बढ़ता कितना है? 2.6। तो 2.6 16 का कितना परसेंट है? आप कहेंगे 2.6 गुणे 16/100, 2.6 बटे 16 गुणे 100। तो आप 4 से काट देंगे, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25, 25 का 2.6 गुना 650, 650 में 4 से यानी 65 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 16.25% हो जाएगा। कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन बेसिक से बहुत आराम से हो जाएगा। कोई संख्या डिविजिबल है 44 से, तो आपको 44 के दो फैक्टर पता है जिनका डिविजिबिलिटी रूल पता है, 4 और 11। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट 8 से कटने चाहिए। ठीक है, आपसे कहा गया मिनिमम वैल्यू y के लिए x - 2y की वैल्यू बतानी। अब देखो, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या हमारी 4 से कटनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट y8। अब y को मिनिमम रखना है तो y की सबसे छोटी वैल्यू क्या रखें ताकि जो y8 है वो 4 से कट जाए। आप कहेंगे y बराबर 2 रख दो, y बराबर 0 रख दो, y बराबर 0 रख दो। y बराबर 0 रखोगे तो 4 से वो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। अब आपसे कहा गया y बराबर अगर 0 हो गया तो हमारी संख्या क्या बन गई? 45069x408। आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 8 4 12, 9 21 और 4 25 इधर हो गया, और 5 6 11 x यानी 11 + x इसमें से घटा दो। अब अगर इसको 11 से काटना है संख्या को तो अल्टरनेट डिजिट के सम का जो डिफरेंस है वो या तो 0 होगा या 11 के टेबल का होगा। अब अगर ये 0 हो गया तो आपको पता है 11 + x बराबर 25 हो जाएगा, जो कि x बराबर 14 जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर 11 ले लेते हैं तो यहाँ से x बराबर आपको 3 मिल जाएगा, x बराबर 3। अगर हम यहाँ इसको 11 के बराबर ले लेते हैं तो x बराबर 3। अब आपसे कहा गया मिनिमम वैल्यू y की, मिनिमम वैल्यू y की क्या है? 0। तो आपसे x - 2y की वैल्यू पूछी गई, x है 3, y 0, तो 3 - 0 यानी कि 3 उत्तर हो जाएगा। कहा गया अगर हम किसी वस्तु को 246 रुपये 80 पैसे में बेचें तो जो गेन है यानी लाभ है वो 20% ज़्यादा होगा अगर हम उसको 216 पे बेचते हैं तो हुई हानि के। यानी देखो, 246 रुपये 80 पैसे में हम कोई वस्तु बेचते हैं, पहले हम बेच रहे थे 216 रुपये में। तो कहा गया कि जो 216 में बेचने पे नुकसान हो रहा था, मान लो 5x का नुकसान हो रहा था, तो अभी जो फ़ायदा है वो 5x से कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा, यानी कि 6x का भी फ़ायदा हो रहा है। तो आपसे कहा गया अगर 320 रुपये 75 पैसे में बेचे तो फ़ायदा कितने का होगा? देखो, आप अगर अंतर लो तो 6x और 5x का अंतर कितना हो जाएगा? 6x फ़ायदा और 5x नुकसान, यानी 6x - 5x यानी 11x। और पैसे में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, 246 में से 216 घटाओगे तो 30.8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2.8। अब x बराबर 2.8 हो गया तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो कि 216 पे बेचने पे 5x का नुकसान, यानी 216 पे बेचने पे 14 का नुकसान, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 230। अब CP आ गया 230। 230 वाली वस्तु को 320 रुपये 75 पैसे में बेच रहे हैं, यानी फ़ायदा कितने का कमा रहे हैं? 230 वाली वस्तु को 90 रुपये 75 पैसे का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 90.75 डिवाइडेड बाई 230 गुणे 2, यानी 2.3 से डिवाइड कर दो। 23 तिया 69, आपका बचेगा 21 210, 23 नवैया 207, आपका बचेगा
3 37 23 91 175 ही बच रहा है, ठीक है, 39 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 39 पॉइंट समथिंग, डिवाइड कर लेना, ठीक है। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कुछ लोग अभी मैंने स्टार बैच में, जो अपना स्टार बैच है उसमें मैंने एरिथमेटिक अभी नहीं कराया, करा दूंगा, बहुत जल्द करा दूंगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस यूनिक आ रहे हैं, इसी तरह के प्रश्न आपके सीजीएल एग्जाम और सीएचएसएल एग्जाम में आ रहे हैं। देखो अब वो सीधे आदमी से काम नहीं करवाएगा, कई बार पंचर करेगा, पंचर से हवा निकालेगा, मतलब वो काम ही हो रहा है, एक तरह का डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है। कहा गया एक टायर में 3 तरह के पंचर हैं। जो पहले तरह का पंचर है यानी फर्स्ट पंचर, वो टायर को 14 मिनट में 0 हवा कर सकता है उसमें। सेकेंड टाइप का जो है वो 28 मिनट में उसको खाली कर सकता है उसमें अंदर की हवा को, और थर्ड टाइप का 56 मिनट में, ठीक है। अब कहा गया अगर तीनों पंचर एक साथ एक कांस्टेंट रेट पे हवा निकालें, तो अगर तीनों एक साथ हो जाए तो टायर कितनी देर में पंचर हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसमें हवा 0। 14, 28, 56 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम होता है 56, ठीक है। अब अगर 56 माने 56 वॉल्यूम वाली या 56 यूनिट हवा थी, तो 14 मिनट में ये खाली कर सकते हैं, यानी 1 मिनट में 4, ये 28 मिनट में यानी 1 मिनट में 2, ये 56 मिनट में यानी 1 मिनट में 1। तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना हवा निकालेंगे, 4, 2, 6, 1, 7, 56 निकालना है, तो 56/7 यानी 8 मिनट की आवश्यकता होगी। देखो अब ऐसा प्रश्न है, आपसे पूछा कि x³ प्लस, आपको मैंने बताया कि a के पावर -n जो होता है उसका मतलब होता है 1/a के पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ निकालना है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो x² + 1 = √13x दिया गया है, x से डिवाइड कर दोगे तो यानी कि आपको x + 1/x की वैल्यू दी गई √13। और आपको पता है x + 1/x अगर m हो तो x³ + 1/x³ होता है m³ - 3m, √13 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, √13 × √13 यानी 13√13, और -3 × √13, तो आपका कितना हो जाएगा, 10√13 आपका उत्तर हो जाएगा। देखो एवरेज से प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि PQR का एवरेज वेट 57 है, Q और R का 60 है, R और P का 59 है, तो R का एवरेज वेट बताना है। देखो PQR का अगर एवरेज वेट कितना है, 57 है, तो PQR का कुल वेट 3 × 57 यानी कि 171 हो जाएगा। आपसे कहा गया Q और R का एवरेज वेट 60 है, यानी Q और R का कुल वेट 60 × 2 यानी 120 हो जाएगा। R और P का एवरेज वेट 59 है, यानी R और P का कुल वेट हो जाएगा 118। अब आपसे निकालने किसका वेट कहा गया, R का। तो R का निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा P + Q + R + R, यानी P + Q + R, इतने की तो वैल्यू आपको मिल गई, कितनी है, 171, और प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 238 हो जाएगा। यानी यहाँ से R बराबर हो जाएगा 238 - 171, यानी कि 67 किलोग्राम आपका हो जाएगा। ट्रिगो के प्रश्न मैंने आपको बताया, देयर आर 2 मेथड्स, और बहुत सारी मेथड होती हैं, ठीक है। एक मेथड कहती है क्या करो, वीपी से कर लो, वीपी में बोले तो वैल्यू पुटिंग से कर लो, और एक कहती है कि सीधे कॉन्सेप्ट लगाओ। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट लगाने प्रेफर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा को ना 0 लेना है ना 90, अब आप 30, 45, 60 कुछ भी ट्राई कर लो। अगर आप 45 ट्राई करोगे ना तो यहाँ पे 1/0 आ जाएगा, तो आपको 30 और 60 अब 2 वैल्यू पुट करनी है। अब अगर मैं 60 ट्राई करूँ तो क्या आएगा उत्तर, 30 ट्राई करूँ तो क्या आएगा, ये आप देखना। और मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको नॉर्मल तरीके से कर लूँगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा, आपको पता है tan थीटा कट जाएगा, 2 बचेगा, अपॉन 1 - tan² थीटा, तो आपको पता है 1 - tan² थीटा यहाँ नीचे आ गया, ठीक है, और ये बराबर 4 हो गया। यानी हम कह सकते हैं ये हो गया 2, यानी कि 1/2 = हो गया 1 - tan² थीटा, यानी tan² थीटा यहाँ से आपका कितना हो गया 1/2, यानी tan थीटा कितना हो गया 1/√2। tan थीटा कितना हो गया 1 मिनट मैंने सही किया, हाँ, tan थीटा कितना हो गया 1/√2। अब एक बना लो आप ट्राइंगल, ये मान लो थीटा, ये है 1, ये है √2, तो ये कितना हो जाएगा √3। अब आपसे जो वैल्यू पूछेगी वो निकाल दो। कॉसेक थीटा यानी √3/√2 प्लस सेक थीटा की वैल्यू होती है √3/1 हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा यानी कि 1/√3। कॉसेक थीटा हमने गलत नहीं कर दिया, √3/√2 कैसे होगा, √3/1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिटा लेना, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया √3 + √3 + 1/√3। यार सेक थीटा की वैल्यू हमने गलत करी है, ठीक है, √3/√2 इसकी वैल्यू होगी। अब देखो, अब अगर हम हर बराबर कर लें तो हर बराबर करेंगे तो √3 से हर जगह गुणा, तो यानी 3 + 3 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 और बटे रूट, एक मिनट देखो यहाँ पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो √3 और प्लस ये नहीं कि 3 + √2 बटे √6 और प्लस √3। अब √3 में √6 का गुणा होगा तो 3 √2 हो जाएगा, 3 √2 प्लस √2 4 √2 और प्लस 3 बटे √6 आपका उत्तर हो जाए। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करके आना भैया, क्योंकि ये बड़ी गलत आदत होती है
कई बार मुझसे हो गई, ठीक है। मेंस में मैं हमेशा गलती करके आया, 2 प्रश्न 1 प्रश्न, तो ये गलती आपको नहीं करना, सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि सिली मिस्टेक से आपको क्या हो जाता है कि आपको एमईए नहीं मिलती, फिर आपको सीएसएस लेके संतोष करना पड़ता है। कहा गया कि अगर हम किसी सॉलिड सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस एरिया को पॉलिश करें 28 रुपये पर स्क्वायर मीटर, तो कितना खर्चा है। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानो कि 2πr/h होता है, जहाँ पे r बेस रेडियस, h ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया 2πr × h+। अब कहा गया इसका डायमीटर अगर 70 है तो रेडियस हो जाएगी 35 और हाइट है h = 7। तो आप पहले एरिया निकाल लो, तो ये हो गया 2 × 22/7 × रेडियस है 35 और गुणे ऊंचाई है 7, 7 कट गया, 35 दूना 70 और 70 गुणे 1540 हो गया, यानी 1540 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया। ये 35 नहीं, देखो 0.35, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो 0.35 यानी 15.4 आपका एरिया आ गया स्क्वायर मीटर में। और 1 स्क्वायर मीटर को रंगने का खर्चा 28 रुपये है, तो इतने का कितना हो जाएगा, गुणे 28, तो 28 गुणे 15, 15 गुणे 28 होता है कितना, 420, और 420 में 11 और जोड़ दो, 11.2, 431.2 रुपये खर्चा आ जाएगा टोटल। तो ये फॉर्मूला याद रखना, दैट्स ऑल, क्लियर है। कहा गया कि सुमित भाई जो हैं वो 3 मैच में 122 रन एवरेज स्कोर करते हैं। कहा गया चौथे मैच में उन्होंने इस तरह से एवरेज स्कोर करा रन कि एवरेज अब उनका 130 हो गया। 5वें मैच में वो चौथे मैच से 14 रन कम स्कोर करता है, तो 4 मैच के बाद, लास्ट 4 मैच का एवरेज उसका 164 हो जाता है। तो फर्स्ट मैच में उसने कितना स्कोर करा, कहा गया देखो 3 मैच में, पहले के 3 मैच में उसने 122 स्कोर करा, चौथे मैच में वो स्कोर करता है तो 4 मैचों पे जो एवरेज है वो 8 बढ़ जाता है, यानी चौथे मैच में कितना, 4 मैच में 8 बढ़ाना, यानी 32 रन एवरेज से ज़्यादा स्कोर करा होगा, यानी चौथे मैच में 122 + 32 यानी 154 रन फोर्थ मैच में उसने स्कोर करा, ठीक है। दूसरी बात कही गई भैया कि 5वें मैच में वो 14 रन कम स्कोर करता है, यानी 5वें मैच में वो 14 रन कम, 154 से 14 यानी 140 रन स्कोर करता है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया कि एंड नाउ एवरेज ऑफ हिज लास्ट 4 मैचेज इज 164। देखो एक बात बताओ, लास्ट 4, देखो शुरू के 5 मैच का अगर हम एवरेज की बात करें, ठीक है, शुरू के 5 मैच के एवरेज की बात करें, पहले ऐसे देखो, पहले 4 मैच का एवरेज कितना हुआ था, 130, यानी कि पहले 4 में पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा और प्लस चौथा मैच जो है मिला के कुल कितने रन बनाए थे उसने, 130 × 4 यानी कि 520 रन बनाए। क्योंकि 5वें मैच में उसने कितना स्कोर करा, 5वें मैच की अगर हम बात करें, 5वें मैच में उसने 140 स्कोर करा, यानी 140 और हो गया। और कहा गया लास्ट 4 मैच का जो एवरेज है, लास्ट 4 मैच का एवरेज, यानी इन चारों का एवरेज जो है वो कितना है, 164, यानी इनका कुल कितना हो जाएगा, 164 × 4 यानी 640 और 16 656, यानी इसकी वैल्यू दी गई 656, यानी पहला मैच प्लस लास्ट के 4 मैच बराबर है 520 + 140, यानी आपका हो जाएगा फर्स्ट मैच प्लस लास्ट के 4 मैच का 656, ये बराबर हो जाएगा 520 + 140 660, यानी फर्स्ट मैच में कितना हो जाएगा, 660 - 656 यानी 4। समझ में आया। मैंने कहा कि देखो आपसे कहा गया पहला मैच, देखो पहले 4 मैच का आपसे अगर बात किया तो एवरेज दिया गया था, देखो 4 मैच के बाद एवरेज 130, यानी 4 का टोटल हो जाएगा 520। 5वें में उसने स्कोर करा 140, तो पाँचों को हमने जोड़ दिया तो 520 + 140। अब आपको पता है कि लास्ट के 4 का औसत दिया, कि लास्ट के 4 का औसत अगर 164 है तो टोटल हो जाएगा 656। तो आपको पता है इन चारों की वैल्यू पता है और पाँचों की वैल्यू पता है, तो पहला कितना हो जाएगा, पाँचों की वैल्यू माइनस लास्ट के 4 की वैल्यू, क्लियर। ये जो बार ग्राफ है वो एक्सपेंडिचर और इनकम दिखाता है किसी कंपनी का 5 सालों का। इनकम है ब्लू वाला और रेड वाला है एक्सपेंडिचर। कहा गया इन विच ईयर द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट रिस्पेक्टिवली। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो मिनिमम कब है और मैक्सिमम कब है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले साल में तो 225 और 175, यानी 25 7 175, 25 नवैया यानी 9:7 है, 9:7 यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 1.3 के आसपास। अगर यहाँ पे करें तो 25/28 यानी 1.1 के 1.12 के आसपास हो जाएगा। यहाँ पे काटे 25 से काटेंगे तो 25 11, 25 से काटेंगे 25 एकम 13, तो ये 11 एकम 11 और 0.20 बचेगा, यानी 1.8 के करीब हो जाएगा। 300 350 का 1.2 से कम होगा, ये भी 1.2 से कम। अगर 325 और 350 की बात करें तो आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 25 से काटेंगे ये आपका हो जाएगा 25 एकम 13 और 25 से 14, 13 और 14 में कितना हो जाएगा 1.07 के लिए। अब आपसे पूछा गया हाईएस्ट कहाँ पे है, लोवेस्ट कहाँ। हाईएस्ट आपको मिल रहा है पहले साल में और लोवेस्ट मिल रहा है लास्ट साल में, यानी 2014 में हाईएस्ट और
2018 में लोवेस्ट है। तो 2018 और 14 जहाँ दिखे मार्क कर दो। ये जो पाई चार्ट है वो एक फैमिली का एक्सपेंडिचर दिखाता है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर जो कहा गया फैमिली का 43,200 है। कहा गया बाई व्हाट परसेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड रेंट टेकन टुगेदर इज मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन फूड। देखो, अगर हम एक्सपेंडिचर एजुकेशन है ये वाला, और रेंट कौन सा वाला है भैया, रेंट है ब्लू वाला, यानी ये दोनों मिलके 130 है। ये कहा गया फूड पे एक्सपेंडिचर जो है यानी 105 से कितना परसेंट ज़्यादा, यानी 105 से कितना ज़्यादा है 25, तो 25 105 का कितना परसेंट है 25/105 गुणे 100 कर दो। 5 से कटोगे 5, 5 से कटेगा 21, 500 में 21 से डिवाइड करोगे तो 21 से हम 441, यानी 21 दूना 42 हो जाएगा, और बचेगा 880, 21 तियाँ 63.7, 170, क्या कर रहा हूँ मैं, 500 में डिवाइड कर रहे हैं तो 21 दूना 42, 21 तियाँ 63, कितना हो गया 500 में 21 से डिवाइड करना है तो सही है 23.8 हो जाएगा। 23 अट्ठे 170, 21 अट्ठे 168, 170 बच रहा है, 23.8 हो जाएगा। सिमिलरिटी का प्रश्न है, कहा गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी पे दो बिंदु, ए बी और बी सी में कॉमन क्या है बी, तो उसको ऊपर ले लो, ये ए बचा ये सी बचा। ए बी पे कोई बिंदु है, बी सी पे कोई बिंदु है, ये डी है ये ई है। आपको अनुपात दिया गया कुछ का, कहा गया कि डी पैरेलल है, यानी कि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो नीचे वाले बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, दैट्स ऑल। कहा गया बी डी आपको 3 दिया गया, ए डी 4, ओके। अगर ये 3 है ये 4 है तो दोनों ट्रायंगल यानी बी डी ई की एरिया और बटे में ए बी सी की एरिया बी ए सी की एरिया बराबर हो जाएगी दो सिमिलर ट्रायंगल्स की एरिया का जो रेशियो होता है करेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी 3 बटे बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया साइड 7 इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 9/49 हो जाए। यानी पूरे ट्रायंगल की एरिया अगर 49 है भाई साहब तो ऊपर वाले की 9 है, ये 9 है पूरा 49, तो ये कितना हो जाएगा 40। और आपसे कहा गया कि बी डी की एरिया P है, क्वाड्रिलेटरल की एरिया Q है, तो आपसे P माइनस Q की वैल्यू यानी 9 - 40 यानी -31। आगे मॉड लिखा है, मॉड से कोई भी संख्या निकलती है तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, यानी पॉजिटिव वैल्यू देगा। आपसे कहा गया 7 साल पहले A और B की जो आयु का योग था वो 2:7 था, ठीक है। ये कब की बात की गई 7 ईयर्स बैक, ठीक है। कहा गया रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज 3:8 है। देखो आपने कहा 7 सालों में रेशियो में 1 की वृद्धि होती है, रेशियो में 1 की वृद्धि 7 सालों में, ठीक है। तो आपसे कह सकते हैं 1 रेशियो बराबर 7 हो गया, यानी इनकी वर्तमान आयु 3 यानी 7 या 21, इसकी वर्तमान आयु 7 8 56। अब कहा गया 4 साल बाद इसकी आयु हो जाएगी 25, इसकी आयु हो जाएगी 60, तो इसका अनुपात पूछा गया 5 इधर हो जाएगा 12 इधर हो जाएगा। हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट लॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नंबर सिस्टम ये भी इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन हर जगह इम्पोर्टेंट रहेगी, प्री से लेके मेंस तक, जब तक आप सीजीएल सेलेक्ट नहीं हो जाते। तो हमेशा ध्यान रखें कि इन चीज़ों पे मेहनत करनी है। कहा गया 948 में बेचने पे 21% का नुकसान, 23% का फ़ायदा लेने के लिए कितने बेचना चाहिए। 21% का नुकसान यानी कि बेचा 79% में, 79% आपको दिया गया 948, ठीक है। आपसे पूछा गया है 23% का फ़ायदा यानी 123% कितना होगा। बस सीधी सीधी बात है, 79 से काटोगे 79 का नम 79, 79 दूना 158, तो 12 से गुणा कर दो, 12 तिहाई 36, 1% इतना आ गया तो 123%, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24 और 3 27, और 12 का नम 12 2 14, यानी 1476 रुपये हो जाएंगे इससे। देखो अगला प्रश्न है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। कहा गया 2 4 5 7 और 12 से अगर कोई व्यक्ति कोई दूरी तय करता है तो कुल समय जो लगता है वो 1485, मतलब अलग अलग टाइम पे ट्रेवल करता है, एक बार 2 की स्पीड से, एक बार 4 की स्पीड से, एक बार 5, एक बार 7, एक बार 12। तो आपसे कहा गया 1485 मिनट लगते हैं। तो आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस, आप मान लो डिस्टेंस ए है तो ए मानो, या आप 2 4 5 7 और 12 का एलसीएम मान लो, यानी आपने मान लिया 12 4 और 2 का एलसीएम 12, 5 60 7 420, यानी मान लो 420 किलोमीटर या 420 ए टोटल डिस्टेंस। 420 को अगर 2 से जाएंगे तो 210 1 घंटे लगेंगे, 4 से जाएंगे 105 घंटे लगेंगे, 105 है, 5 से जाएंगे 5 8 84 घंटे लगेंगे, 7 से जाएंगे 60 घंटे लगेंगे, और 12 से जाएंगे 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60 35 घंटे लगेंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा 5 4 9 5 14 के 4 हासिल आई 1, 3 1 4 6 10 8 18 1 19 के 9 हासिल आई 1, और 1 1 2 2 4, यानी 494 1 घंटे जो लगे वो वास्तव में दिए गए 1485 मिनट, यानी 1485 बटे कितना 60 घंटे के बराबर। तो 494 इतने के बराबर है, ठीक है। तो आपसे कहा गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है आपको, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 494 इतना हो गया, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ से 494, पहले काटो इसको, कितने से कटेगा 15 से, 15 9 135 हो जाएगा, 15 9 135, 15 चौको 60,
यानी 99 से काटोगे तो 99 पंचे, यानी ए बराबर आ जाएगा 1/20। अब आपने कहा उत्तर ही नहीं है। मैंने कहा देखो भैया 420 इससे गया, 420 इससे गया, 420 इससे गया, 420 इससे 400, यानी 420 5 बार गया, यानी 2100 टोटल दूरी 2100 ए ट्रेवल करी है। और ए बराबर 1/20 है, तो 2100 ए यानी 2100 गुणे 1/20, ये कटा 2 से 210 में डिवाइड करोगे 105। कैलकुलेटिव प्रश्न तो वो डालेंगे ही डालेंगे, क्योंकि एक बात बताओ कि आपको हलवा क्यों चाहिए? आपको सैलरी तो पूरी चाहिए, इंक्रीमेंट तो पूरा चाहिए, सब कुछ पूरा चाहिए। तो आपको जब सैलरी चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको मौज वाली नौकरी चाहिए, तो वो भाई पेपर क्यों इजी लें? पेपर भी तो अच्छा देंगे। अगर पी क्यू 120 किलोमीटर इस प्रकार से तय करते हैं कि पी की स्पीड क्यू से ज़्यादा है, उनकी स्पीड का सम 75 है और उनके द्वारा लिया गया टोटल समय 6 घंटे 40 मिनट का है, तो क्यू की स्पीड बताना। देखो मान लो पी की स्पीड ए है, तो क्यू की स्पीड 75 माइनस ए हो जाएगी। भाई साहब गए 120, तो 120 बटे टाइम लगा होगा। भाई साहब गए तो 120 बटे 75 माइनस ए टाइम लगा होगा। और जो टोटल टाइम है वो 6 घंटे 40 मिनट, यानी 6 सही 2/3 घंटे, यानी 20/3 घंटे के बराबर। 20 से काट दो 6, 20 से काट दो 6, यानी 6 बटे प्लस 6 बटे 75 माइनस ए बराबर 1/3। तो आपको क्यू की स्पीड यानी 75 माइनस ए कैलकुलेट करना है। अब अगर ए बराबर मैं यहाँ से क्या रख दूँ, छोड़ो, तो ये लिखा हुआ 1/a प्लस 1/75 माइनस ए बराबर कितना हो गया 1/18। अब ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 75 माइनस ए की वैल्यू अगर हम 25 रखें तो ए बराबर 50 हो जाएगा, यानी 1/50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। तो 1/50 और 1/25 कभी 1/18 हो ही नहीं सकते। तो आप ट्राई करो 30 रखो 75 माइनस ए की वैल्यू, तो 75 माइनस ए अगर 30 हो गया तो ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, यानी 1/45 प्लस 1/30 एलसीएम लोगे ये 90 आएगा। यहाँ पे 2 से गुणा, यहाँ पे 3 से 2 3 5, 5/90 1/18 के बराबर, यानी 75 माइनस से हमने 30 पे सेटिस्फाई कर लिया, अदरवाइज क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता। कहा गया कि प्रोडक्शन व्हीट, राइस और बार्ले का दिया गया अलग अलग सालों में 2015 से लेकर 18 तक। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 2015 एंड 17, यानी व्हीट का 15 और 17 में टोटल प्रोडक्शन, यानी 350 प्लस 550 यानी 900। कहा गया टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड बार्ले इन 2016, राइस और बार्ले का टोटल प्रोडक्शन 2016 में, तो 300, 450, 750, ये अनुपात पूछा गया। 150 से काटोगे 5, 150 से काटोगे 6, अनुपात आ जाएगा 6:5। अगला प्रश्न मिक्सचर एंड एलिगेशन से, और मिक्सचर एंड एलिगेशन का जब भी प्रश्न है ना, तो अगर बड़ा दिखे, ठीक है, थोड़ा पढ़ एक गो में मतलब 2-3 सेकंड में पढ़ लेना, ऐसे देखना, आँख फेर लेना, ठीक है, ईगल साई से। अगर मिक्सचर एलिगेशन का कोई प्रश्न दिखे तो हमेशा समझना कि वो टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। टाइम टेकिंग कई बार वो बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। अब जैसे ये प्रश्न दिखा, मुझे टाइम टेकिंग समझ में आ गया, अगर मैं एग्जाम देने जाता तो इसको फर्स्ट गो में छोड़ के जाता। मुझे पता है मुझसे हो जाएगा प्रश्न, मैं बेसिक से आराम से कर लूँगा, लेकिन मेरे पास टाइम होना चाहिए, मुझे बाद में ये ना हो कि टाइम की कमी से ईजी क्वेश्चन छूट जाए। देखो कहा गया कि एसिड और वाटर का 2 मिक्सचर है, ए और बी। कहा गया ए कोई मिक्सचर है और बी कोई मिक्सचर है, इसमें एसिड और वाटर की जो मात्रा है ना उसका अनुपात दिया गया, यानी अम्ल और पानी का मात्रा का अनुपात 15:11 दूसरे पहले में, 4:9 दूसरे में, ठीक है। कहा गया 6 लीटर ए का और 4 लीटर बी का मिलाया जाता है, यानी कि 6:4 के अनुपात में इनको मिला दिया जाता है। फिर जो मिक्सचर बनता है उसका 390 ml उठाया जाता है और उसमें कुछ एसिड डाल दिया जाता है, इस प्रकार से कि जो मिक्सचर और फिर वाला एसिड जो जोड़ा गया उसका जो रेशियो बनता है उसमें एसिड और वाटर का वो 3:2 बनता है। तो आपसे कहा गया कितना एसिड जोड़ा गया है, ये पूछा गया। देखो पहले मात्रा बराबर कर दो, 15 11 26 4 9 13, 13 और 26 को बराबर करने के लिए 2 से करना पड़ेगा गुणा 13 में, तो 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 4 और 9 कितना हो जाएगा 8 और 18, ठीक है। अब देखो अब कहा गया कि ए का 6 लीटर लिया गया था, बी का 4 लीटर, यानी हम कह सकते हैं ए और बी को 6:4 के अनुपात में मिलाया गया। 6:4 के अनुपात में मिलाने का अनुपात मतलब कि अगर इसका 6 लीटर लिया गया तो इसका 4, यानी टोटल 10, और 10 लास्ट में हम मिक्सचर का 390 ml ही उठाते हैं, तो हम क्यों ना उसी पे डायरेक्ट ऑपरेट करें, यानी 10 बराबर 390, यानी 1 बराबर 39, यानी 6 बराबर 6 गुणे 39 और 4 बराबर 4 गुणे 39। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 6 गुणे 39 इसकी मात्रा ली गई है, 4 गुणे 39, तो इसमें एसिड कितना आया होगा 15/26, इसका एसिड कितना होगा 15 है, आउट ऑफ देखो 15 हिस्सा है, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 26, किसका 6 गुणे 39 का, इसका एसिड है। दूसरे वाले का एसिड कितना है 8, आउट ऑफ 26,
गुणे 4 गुणे 39, मुझे पता है थोड़ा सा बेसिक और मतलब थोड़ा सा ट्रिक यहाँ करा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। वाटर कितना हो जाएगा 11/26 गुणे 6 गुणे 39 ऊपर वाले में, 18/26 गुणे 4 गुणे 39 दूसरे वाले में। ये एसिड और वाटर का रेशियो होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया कि कुछ एसिड जोड़ दिया, x ml एसिड जोड़ दिया इस प्रकार से, ठीक है, कि जो आपका वाटर और एसिड और वाटर का रेशियो हो 3:2 बन जाता है, यानी ये अनुपात 3:2 है। तो आपसे x की वैल्यू पूछेगी, नॉर्मल सा बात। 13 से काटोगे 2, 13 से काटोगे 3, 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 2 से हर जगह काट दो, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 4। अब मात्रा देख लो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 15 गुणे 9 135, यहाँ पे ये हो गया, प्लस 8 दूनी 16 3 48, ये भाई साहब हो गया, और x लीटर हमने अम्ल जोड़ा। नीचे देखो 11 3 33 3 99, ये भाई साहब है, और प्लस ये 18 दूना 36 और 3 108, ये भाई साहब। और ये जो अनुपात आपका बन रहा है वो 3/2 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि कितना एसिड जोड़ा गया है, यानी x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 135 और 48 कितना हो जाएगा 183 प्लस 2x बराबर 207 गुणे 3, 207 गुणे 3 कितना हो जाएगा, देखो 207 गुणे 3 ये हो जाएगा 621, ठीक है, 621 हो जाएगा। यहाँ 2 से गुणा करा 183, अच्छा 183 का 2 गुना, यहाँ पे 183 का 2 गुना आएगा, 183 का 2 गुना कितना हो जाएगा 366, 366 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 99 और 108, 207 का 3 गुना 621, यानी 621 में से 366 घटा दो, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 5, 11 में से 6 जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 2x बराबर 155, यानी x बराबर 127.5। नॉर्मल सा प्रश्न बनेगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ। कहा गया कि ए की इनकम 25% ज़्यादा है बी की इनकम से, बी की इनकम 20% ज़्यादा है सी की इनकम से, और जो डी की इनकम है वो बी और सी की इनकम का 60%। देखो अगर हम सी की इनकम 50 माने तो बी भाई साहब की 20% ज़्यादा यानी 60, और इससे 25% यानी 15 ज़्यादा ए की इनकम, यानी ए की 75 हो गई। कहा गया डी की इनकम बी और सी की कंबाइन यानी 110 का 60%, यानी डी का इनकम 66 हो गया। अब ए और डी के बीच का रिलेशन आपको पता है कि ए की इनकम 75, डी की इनकम 66, यानी कितना कम 9, तो कितना परसेंट कम 9/75 गुणे 100 कर लेंगे, 25 चौको 100, 25 3 75, 3 से 9 कटेगा 3, 3 चौको 12%, यानी डी की इनकम ए की इनकम से कितना कम है 12%। क्लियर। एक दुकानदार है वो 20% फायदा कमाता है जब वो 20% का डिस्काउंट देता है। देखो मार्केट प्राइस कुछ थी, उस पर 20% का डिस्काउंट यानी कि इसके 4/5 पे बेचता है अगर, तो उसे क्या होता है सीपी पे 20% का फायदा, यानी सीपी पे 20% फायदा कहने का मतलब सीपी के 6/5 पे बिकती है वस्तु। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि आपका मार्केट प्राइस और सीपी का जो रेशियो है 4:6, यानी कि मार्केट या 2:3 है, यानी कि मार्केट प्राइस अगर 3x है तो कॉस्ट प्राइस 2x है, ऐसा कहा गया। अब आगे क्या कहा गया, कहा गया अगर कॉस्ट प्राइस को 20% घटा दिया जाए, 20% घटाने का मतलब 0.4 कम यानी 1.6x कर दिया जाए, और वो 26% का फ़ायदा चाहता है, 2.6x पे 26% कितना हो जाएगा 16 छक्का 96, और 16 दूना 32 और 9 41, यानी कि 0.416x का फ़ायदा चाहता है, यानी उसे बेचना कितने में है 2.1016 में बेचना है। तो आपसे पूछा गया कितने परसेंट का डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी 3x पे लगभग x का डिस्काउंट, पूरा x का देता है तो 33%, उससे थोड़े कम का डिस्काउंट यानी 32.8%, क्योंकि 0.984 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 3 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 100 से गुणा करके 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 98.4 में 3 से डिवाइड। अब इसको सॉल्व करना है, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, करना है सॉल्व। कैसे करोगे, देखो आपको a प्लस एक्स दिया गया इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लें तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है यही बचेगा, नहीं बचा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, और गुणे में ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, पहले वाले व्यंजक को सॉल्व कर रहे हैं, बटे में ए क्यूब एक्स क्यूब मतलब प्लस में,
और गुणे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतना बच रहा है। आपने कहा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैंने काट दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा ए प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब होता है, यानी ये कट गया। यानी आपका पहला टर्म ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रहा है। दूसरे टर्म में देखो, अगर हम ए पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 को तोड़ें तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? बनेगा नहीं बनेगा? और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर ए माइनस एक्स से कटेगा तो ये दे देगा ए प्लस एक्स। क्लियर है? अब इससे डिवाइड करना, इससे डिवाइड करने का मतलब पलट के गुणा कर दो, यानी ए प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड करना, काट पीट दो तो ए माइनस एक्स से इसकी पावर कट गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से ये कट गया, आपका बचा ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। देखने में बड़ा और सॉल्व करने में छोटा। डिविजिबिलिटी वाले प्रश्न में भैया एक बात ध्यान रखना कि आपकी 2, 3, 5, 7, 4, 9, 11, 13 इन सब से डिविजिबिलिटी पूछा जा रहा है। अब 40 से डिविजिबिलिटी मतलब 4 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, या 8 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ज़्यादा आसान कौन सा पड़ेगा? 4 से और 10 से। क्यों? क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कहा गया 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, यानी हमारी यूनिट डिजिट 0 यानी y 0 हो गया, तो ये तो ख़त्म हो गया। यानी आपकी संख्या क्या बन गई? 5, 3, 3, 4, 5 x 0। अब इसको काटना किससे है? 4 से। 4 से कटने का मतलब लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। अब देखो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो x 0 यानी कौन कौन सी संख्याएं जिनके अंत में 0 है, 2 अंकों की संख्या 4 से कट रही हैं? आप कहेंगे पहला तो 20 कट जा रहा है, 40 कट जा रहा है, 60 कट जा रहा है, 80 कट जा रहा है, ये सारे कट रहे हैं। अब यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो आपसे 2x की वैल्यू पूछी गई। अब 2x, y तो कोई है नहीं, y तो 0 हो गया, तो ये तो ख़त्म हो गया टर्म। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू या तो 4 होगी, या तो 8 होगी, या तो 12 होगी, या तो 16 होगी। देखो यानी कि 4, अच्छा हाँ ठीक। अब आपसे कहा गया 4 होगी, 8 होगी, 16 होगी और क्या हो सकती है? 12 हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे 12 भी मिल रहा है और 8 भी मिल रहा है। यहाँ पे देखो 12 भी मिल रहा है, 8 भी, यानी 8 भी सही उत्तर हो सकता था। 8 भी सही उत्तर हो सकता था। यानी आप देखो कि 5, 3, 3, 4, 5 x को हमने चाहे 4 0 लिखे और चाहे हम यहाँ पे ले लें 6 0, दोनों संख्याएं 40 से कटेंगी। 40 से कटने का मतलब देखो अगर 40 से कट रही है तो डिवाइड करोगे तो 10 से तो कटेगी। अब देखो 54 लास्ट 2 डिजिट जो बच रहा है, लास्ट 2 डिजिट जो बच रहा है भैया वो कटना चाहिए 4 से। अब वो लास्ट 2 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 4, देखो हमने कहा एक बार हमने 4 लिया, एक बार 6 लिया। अभी तो जब हमने कहा x बराबर 8 भी ले सकते हैं, x बराबर 4 भी ले सकते हैं, x बराबर 6 भी, यानी 2x 12 भी हो सकता है, 8 तो 8 क्यों नहीं। हमने कहा देखो अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 तो दोनों संख्याओं में कट जाएगा, चाहे हम 4 0 लिखें चाहे 6 0। अब लास्ट 2 डिजिट 4 से भी कटना है, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। अगर हम 54 लेते हैं तो क्या 4 से कट रही है ये संख्या? नहीं, 54 4 से कट रहा है नहीं। इसी वजह से x बराबर 4 हम नहीं ले सकते, यानी 2x की वैल्यू 8 नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 ही लेनी पड़ेगी। क्लियर? ये सेट मैं इस वजह से इतना ध्यान से समझा रहा हूँ कि भैया आप गलती न कर डालो, थोड़े इसमें यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कहा गया ए और बी कोई कार्य 27 दिन में और 36 दिन में कर सकते हैं, यानी ए भाई साहब 27 तो बी भाई साहब 36 दिन में। ए ने कुछ दिन काम किया, उसके बाद बी ने ज्वाइन किया, उन्होंने लास्ट तक काम किया। कहा गया अगर टोटल वर्क 18 दिन में कंप्लीट होता है तो कितने दिन तक ए और बी साथ में काम करते हैं। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने कहा बाद में कौन ज्वाइन करता है? बी। और जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक दोनों साथ में कार्य करते हैं, यानी ए ने पूरे 18 दिन काम किए होंगे। बोलो क्लियर है? ए ने पूरे 18, ए 27 दिन में पूरा कर सकता है, तो 18 दिन में 18/27 यानी 2/3 हिस्सा इसने कर लिया। यानी जो बचा काम 1/3 हिस्सा किसने किया होगा? बी ने। बी पूरा काम 36 दिन में, 1/3 12 दिन में, यानी बी ने केवल 12 दिन काम किया, क्योंकि 1/3 ही काम। अब 12 दिन में काम किया तो बी ने ए के साथ कितने दिन कार्य किया? क्योंकि आपको पता है कि ए कितने दिन बाद आया था, अगर बी पूछा जाता है कितने दिन बाद आया तो ये 18 दिन करता है, बी 12 दिन, यानी बी 6 दिन बाद आया। और अगर पूछा जाए कितने दिन दोनों ने साथ में काम किया तो जितने दिन बी काम करता है, क्योंकि बी आया उसके बाद ये छोड़ के थोड़ी गया, तो आपका 12 दिन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो भैया ये अभी तक का मेरे हिसाब से हायर सेकेंडरी लेवल का, यानी जो फेज़ 9 में करवाया है और CHSL जो भी पेपर हुआ था
उसमें ये टफेस्ट शिफ्ट है, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक पूछा गया ना उसके थोड़े यूनिक से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और ये यूनिक से क्वेश्चन आप जाके देखना, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए किसको नहीं, तो उसमें लोगों ने बताया कि भैया स्टार बैच जिसने पढ़ा था ना, स्टार बैच, उसमें एडवांस मैथ्स मैंने ख़त्म करवाया है और एडवांस मैथ्स से 100% कॉन्सेप्ट उसी क्लास से आए थे, 100%, और सारे इजीली हो गए। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक 100% आना और एक इजीली हो जाना। तो अब आपके ऊपर है कि आप स्टार बैच की क्लासेस देखना चाहते हैं या नहीं, वो आप देख लेना, आपके फ़ायदे की बात है। बाकी चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो रेड कलर के बटन दिख रहे हैं उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर देना और क्या कहते हैं वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले सेट में, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम एंड जय